क्या हुआ राकेश, तू किस सोच में डूबा है? नहीं तो। नहीं, कोई बात तो है, बता ना, तेरी शक्ल से लग रहा है कि तू कुछ परेशान है। अब क्या बताऊं माँ, जिस बिल्डिंग में हम लोग मजदूरी कर रहे थे ना, वो अगले 10-12 दिन में बनकर पूरी हो जाएगी। फिर ठेकेदार हम सबकी छुट्टी कर देगा। फिर यही तो सवाल है बापू। काम बढ़िया था, पूरा 1 साल काम मिल गया था। अब फिर नया काम ढूंढो। ठेकेदार को कहीं ठेका मिलेगा तो हमें भी काम मिलेगा, और तब तक खाली बैठना पड़ेगा। ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी जी। कोई दिक्कत नहीं होगी, वो है ना ऊपर वाला, वो जरूर कुछ न कुछ करेगा, तू चिंता मत कर बेटा। हाँ माँ, अब तो उसका ही सहारा है। राकेश ने लंबी और गहरी सांस लेते हुए कहा। राकेश शहर के कोने में एक झोपड़ी में अपने पिता हरिया, माँ सुनीता और पत्नी अम्बा के साथ रहता था। वो मेहनत मजदूरी करके अपने और अपने परिवार का पेट पालता था, और दिक्कत ये थी कि कमाने वाला एक था और खाने वाले 4। अब 4-4 लोगों का पेट कैसे भरोगे? इसीलिए कहती हूँ मुझे भी कुछ काम करने दो ना। धीरे बोलो अम्बा, माँ बापू उठ जाएंगे। वो तो ठीक है, पर मुझे भी अपना हाथ बटाने दो ना। अच्छा बाबा ठीक है, पर तू ये बता कि करेगी क्या? कुछ भी, कहीं झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, कहीं भी कुछ भी काम मिल जाए। पर मेरे होते हुए तू क्यों पसीना बहाना चाहती है? घर में तुझे कम काम होते हैं क्या, जो अब बाहर भी करेगी? क्यों, आप सारा दिन खून पसीना एक नहीं करते हो क्या? तो मैं क्यों नहीं कर सकती? अच्छा बाबा ठीक है, देखता हूँ। अब खुश? हाँ बहुत खुश, और इसी खुशी में कल नाश्ते में मैं आपको पकौड़े खिलाऊंगी। पगली है तू पूरी। अगली सुबह अम्बा ने प्याज और आलू के पकौड़े बनाए और फिर। वाह अम्बा बेटिया, पकौड़े तो बहुत अच्छे बने हैं। हाँ सच में, कसम से मजा ही आ गया। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतने अच्छे पकौड़े बनाती हो? इसमें अच्छा क्या है, बस थोड़ी मसालों की समझ होनी चाहिए और थोड़ा तेल का अंदाजा। पकौड़े न कच्चे रहे और न जले, बस, और क्या। अरे तो पहले क्यों नहीं बनाए कभी? तेल पता है कितना लगता है पकौड़ों में? कह तो ऐसे रहे हैं जैसे जहाँ पनाए कहीं के। फिर कुछ दिन बाद, सुनिए ना, वो काम की बात की क्या मेरे लिए? हाँ की थी। मैं जिस बिल्डिंग में काम करता था वो अब एक बढ़िया होटल बन गया है। वहाँ सफाई के लिए कुछ औरतों की आवश्यकता है। ज्यादा काम भी नहीं है, पूरे होटल की सफाई करनी है, जिसके लिए 5-6 औरतें चाहिए उनको। कह रहे थे कि पगार भी ठीक दे देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। क्या बढ़िया है इसमें भला? अरे न घर घर जाने की किटकिट और न पैसों की झंझट, एक ही जगह दिल लगाकर काम करो और पैसे कमाओ। अब ये मत कह देना कि एसी में पोछा लगाने में बहुत मजा आएगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, सच में बहुत मजा आएगा। तू पगली है पूरी, लेकिन मैं तेरे लिए खुश हूँ। कम से कम तुझे मेरी तरह धूल मिट्टी में और धूप में ईंटें तो नहीं ढोनी पड़ेंगी। तो इसीलिए तो हाथ बटाना चाहती हूँ आपका। वैसे जाना कब है? कल सुबह चलेंगे, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। अम्बा बहुत खुश थी, उसे होटल में काम करने का मौका जो मिल रहा था। अगली सुबह राकेश अम्बा को लेकर होटल चला गया। फिर उसी शाम। कैसा रहा पहला दिन? बहुत बढ़िया। कितना बड़ा होटल है वो, बाप रे। तो पूरे 1 साल काम चला है उसका। और पता है, उन्होंने हमें एक ड्रेस भी दी है और कहा है कि रोज इसी ड्रेस को पहन कर आना है। हाँ, मैं तो ये सोच रही थी कि रोज रोज मैं क्या पहन कर जाऊंगी, लेकिन ये झंझट भी खत्म। अच्छा सुनो, मैं बताऊँ आज क्या हुआ? हाँ बताना क्या हुआ। अम्मा बाबूजी को भी बुला लो, फिर बताती हूँ। कुल मिलाकर हम 6 औरतें हैं, सबको अलग अलग जगह की सफाई की ड्यूटी मिली है। ड्यूटी मतलब, अरे अम्मा ड्यूटी मतलब जिम्मेदारी। जैसे एक को लॉबी की जिम्मेदारी दी है, एक को सारी लिफ्ट देखनी है, वो जो ऊपर नीचे जाती है, और मुझे मिली है रसोई की सफाई। बस ये बढ़िया है। रसोई तो वैसे भी छोटी ही होती होगी ना। ना बाबूजी, ये बड़ी सी रसोई है। अरे 7-8 तो रसोई है, सब एक से बढ़कर एक खाना बना रहे थे। जब वो खाना बना लेते हैं तो मुझे उनके चूल्हे, उनकी मेज और फर्श को साफ करना होता है। और बर्तन कौन धोएगा? उसके लिए तो बड़ी सी मशीन लगी है, वो अपने आप बर्तन धो के, मांज के और साफ करके दे देती है सारी प्लेटें। अरे वाह, क्या बात है, ये तो बढ़िया है। राकेश, हरिया और सुनीता अम्बा के लिए बहुत खुश थे। फिर अगले दिन, अरे वो छोड़ो, एक बात बताओ, हैरान रह जाओगे आप लोग। हाँ बताना। अब पहले ये बताओ, हमारे होटल में 1 प्लेट पनीर पकौड़े कितने में मिलते होंगे? जरा अंदाजा लगाकर बताओ। हमें क्या पता, हमने थोड़े ही कभी खाए हैं पनीर पकौड़े। पनीर होगा करीब 200-250 रुपए किलो। थोड़ा बेसन, मसाले वसाले। 1 प्लेट में आते होंगे 6 से 7 पकौड़े, तो हद से हद 60-70 रुपए के होंगे, और क्या। बाबूजी, पूरे 400 रुपए की 1 प्लेट मिलती है पनीर पकौड़े की वहाँ पर। हाय दैया, और लोग खाते भी हैं इतने महंगे पकौड़े। हाँ बिल्कुल खाते हैं, और पता है वो तो वेटर लोगों को 50 से 100 रुपए अलग से दे जाते हैं ऐसे इनाम में। अच्छा, तो क्या वेटर बनाते हैं वो पनीर पकौड़े? नहीं जी, बनाते तो कुक है, पर टिप वेटर लेकर जाते हैं।
ये सही है, मेहनत किसी की और इनाम किसी को है। नहीं बाबूजी, कुक लोगों को इनाम की जरूरत नहीं, उनकी तो तनख्वाह होती है कम से कम 30 से 40 हजार रुपए महीना। हाँ और नहीं तो क्या। अम्बा के ससुराल वाले बहुत चाव से उसकी बातें सुनते रहे और अम्बा भी उतने चाव से होटल की बातें उन्हें बताती रही। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था और फिर एक शाम, अम्मा, बाबूजी। क्या हो गया, तुम चिल्ला क्यों रही हो? अरे बात ही कुछ ऐसी है। अम्मा जल्दी इधर आओ, ऐसी बात बताऊंगी कि आप सब हैरान रह जाएंगे। अरे पर हुआ क्या है बिटिया? बाबूजी पता है, आज जब मैं रसोई में सफाई कर रही थी ना, तब बाकी रसोइये कहीं गए हुए थे, शायद कपड़े वपड़े बदलने। तभी वहाँ हमारे होटल के मैनेजर साहब आए। मैं उनको जानती हूँ पर वो मुझे नहीं जानते। हाँ तो फिर क्या हुआ? उन्हें लगा कि मैं भी कुक हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि बढ़िया से पनीर पकौड़े बनाकर लाओ जल्दी। है पर तू तो सफाई वाली की ड्रेस में होगी ना? नहीं बाबूजी, वो काम करते हुए मेरी कुर्ती पर चटनी गिर गई थी तो मैंने अपने घर के कपड़े ही पहन लिए, इसीलिए वो मुझे पहचान नहीं पाए। अरे फिर क्या हुआ, फिर मैं रसोइयों का इंतजार करने लगी कि वो आए और मैं उन्हें बताऊं कि मैनेजर साहब ने बढ़िया से पनीर पकौड़े मंगाए हैं। फिर क्या हुआ? मैंने बहुत देर इंतजार किया पर कोई आया ही नहीं। फिर मैंने उठाया बेसन और फिर लिया पनीर और लगी पकौड़े बनाने। है सच में? फिर जब तक रसोइये आते तब तक तो मेरे पकौड़े बनकर तैयार थे। मैं प्लेट में बढ़िया से पकौड़ों को सजाकर मैनेजर साहब के ऑफिस में लेकर गई। अम्बा बिना सांस लिए पूरी कहानी बताती जा रही थी और उसके ससुराल वाले एकटक उसे सुने जा रहे थे। तब पता चला कि मैनेजर साहब के दफ्तर में कोई बहुत बड़ा आदमी बैठा था। उसने पकौड़े खाए और फिर पता है क्या हुआ, उससे वो पकौड़े इतने अच्छे लगे कि उसने झट से अपनी जेब से 500-500 के 2 नोट निकाले और मुझे इनाम दिया। अरे वाह, 1000 रुपए? अरे हाँ, पूरे 1000 रुपए। और फिर आगे तो सुनो। थोड़ी देर बाद मैनेजर साहब मेरे पास आए और बोले, अम्बा मैं नहीं जानता था कि तुम यहाँ क्लीनिंग डिपार्टमेंट में हो, लेकिन तुमने जो पकौड़े बनाए थे वो सच में बहुत लाजवाब थे। तो कल से तुम क्लीनिंग में नहीं बल्कि कुकिंग सेक्शन में काम करोगी और तुम्हें मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाकर 25,000 कर रहा हूँ। क्या कहा? 25,000? हाँ अम्मा, आपके आशीर्वाद से देखो ना क्या चमत्कार हो गया। तूने तो कमाल कर दिया अम्बा। अरे इतने पैसे कमाने में तो मुझे कई महीने लग जाते हैं। हाँ एक बात और है। अब क्या रह गया अम्बा? कल सुबह सब तैयार हो जाना है। पर क्यों, कहीं जाना है क्या? हाँ अम्मा। अगली सुबह अम्बा अपने होटल पहुंची और वहाँ एक मेज के आसपास सबको बिठा दिया और फिर, अम्बा ये तू कहाँ ले आई हमें? अरे कोई देख लेगा तो बवाल हो जाएगा। अपने मैनेजर सर से पूछ कर लाई हूँ, चिंता मत करो, बस आप लोग 10 मिनट बैठो, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर अम्बा वहाँ से चली गई। तभी कुछ देर बाद अम्बा वहाँ कुक की ड्रेस में आई और उसे देखकर हरिया और सुनीता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अम्मा, बाबूजी, ये लो मेरे हाथ के पनीर पकौड़े। क्या ये हमारे लिए? हाँ, हमारे मैनेजर सर ने पूछा था कि कुक बनने के बाद सबसे पहले क्या बनाओगी, तो मैंने उनसे कहा था कि सर मैं फिर से पनीर पकौड़े बनाऊंगी और अपने घर वालों को खिलाना चाहती हूँ। तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उन सबको यहाँ लेकर आओ और अपने हाथ के पनीर पकौड़े खिलाओ। अब जल्दी से खाकर बताओ तो सही कैसे बनाए हैं। अम्बा ने वाकई बहुत ही अच्छे पनीर पकौड़े बनाए थे। दूसरी तरफ उसके ससुराल वालों ने पहली बार पनीर पकौड़े खाए थे, तो उनकी खुशी का अंदाजा सिर्फ अम्बा ही लगा सकती थी। लेकिन वो ये बात भी जानती थी कि ये तो बस शुरुआत है, अभी उसे बहुत मेहनत करनी थी और अपने ससुराल वालों की हर ख्वाहिश को पूरा करना था। आज पायल को देखने लड़के वाले आए थे, लेकिन उन लड़के वालों में एक खासियत है कि उन्हें लड़की में कोई अच्छाई नहीं चाहिए, बस उन्हें पकौड़े बनाने आते हो। अरे पायल की माँ, जाओ पायल को बोलो कि लड़के वाले आ गए, कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करे। पायल की माँ अंदर गई तो देखा कि पायल पहले से ही चाय नाश्ता बना रही थी। थोड़ी देर बाद पायल चाय नाश्ता लेकर आई। अरे राहुल बेटा, तुम्हें कुछ पायल से बात करनी हो या कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, बाकी हमें तो बिटिया बहुत पसंद है। माँ आप ही पूछो ना, मैं क्या पूछूं? बेटा तुम हमारे लिए चाय नाश्ता लेकर आई हो, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें पकौड़े बनाने आते हैं? जी, पकौड़े बनाने में कौन सी बड़ी बात है, आपको पहले ही बताना चाहिए था। अरे तो अभी कौन सी देर हुई है, जाओ जल्दी जाकर हमारे लिए पकौड़े बना कर ले आओ। ठीक है बेटा, जाओ पकौड़े बना कर लाओ, तब तक आप लोग चाय पीजिए। अरे नहीं, चाय भी हम पकौड़ों के साथ ही पियेंगे। लेकिन तब तक तो चाय ठंडी हो जाएगी ना। हाँ तो चाय भी अपने साथ लेकर जाओ बेटा, चाय भी गर्म करके ले आना पकौड़ों के साथ। लड़की वालों को ये सब थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर भी पायल की माँ ने उससे कहा, जाओ बेटा चाय भी लेकर जाओ। ठीक है माँ।
पायल वहाँ से चाय उठाकर ले गई और थोड़ी देर बाद आलू के मस्त पकौड़े बनाकर ले आई। सभी ने पकौड़े खाए। सभी को पकौड़े बहुत पसंद आए। क्या बात है बेटा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। पकौड़े तो बहुत अच्छे बना लेती हो तुम। हमारा परिवार बहुत बड़ा है। हम सभी को पकौड़े खाने का बहुत शौक है। इसके अलावा कोई हमारा बड़ा शौक नहीं है। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो रिश्ता पक्का समझे। हाँ, हमारी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का ही समझिए। आप लोगों की इतनी बड़ी कोई मांग भी नहीं है। सिर्फ पकौड़े बनाने आते हो, वो तो हमारी बेटी को आते ही हैं। क्यों बेटा पायल? जी पिताजी। तो इस तरह राहुल की शादी पायल के साथ हो गई। ससुराल में उसकी 2 जेठानियां, 2 जेठ, एक ननद, सास ससुर और राहुल को मिलाकर बहुत बड़ा परिवार था। आज पायल की घर में पहली रसोई थी। बेटा, आज रात तुम्हारी इस घर में पहली रसोई है। हम सबके लिए खाना बना दो। लेकिन सासू माँ, खाने में क्या बनाना है? तभी वहाँ पर पायल की दोनों जेठानियां रानी और मोहिनी आ गई। सासू माँ, आपने देवरानी जी को बताया नहीं क्या? देवरानी जी, तुम मेरे लिए प्याज के पकौड़े बना दो और कुछ नहीं। और देवरानी जी, मेरे लिए बैंगन के पकौड़े बना देना, जिन्हें खाकर मजा आ जाए। बेटा, मेरे लिए पालक के पकौड़े बना देना। बहू, मेरे लिए मूली के पकौड़े बना देना। सारा सामान तुझे किचन में ही मिल जाएगा। और हम तीनों भाइयों के लिए जो तेरा मन करे उस चीज के पकौड़े बना देना। हम लोगों की कोई डिमांड नहीं है। हाँ, बस पकौड़े होने चाहिए और वो भी स्वादिष्ट। लेकिन भाभी, मेरी तो एक डिमांड बहुत बड़ी रहती है। आपको अपनी छोटी सी प्यारी सी ननद की डिमांड माननी ही पड़ेगी। मेरे लिए आप पनीर के पकौड़े बना देना। लगता है इन लोगों ने कभी जिंदगी में पकौड़े ही नहीं खाए। क्या सोच रही है बहू? तुझे कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं सासू माँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस पूछना चाहती हूँ कि आप लोग चटनी कौन सी लेंगे पकौड़ी के साथ? नहीं नहीं बहू, कोई चटनी वटनी नहीं चाहिए। ठीक है सासू माँ, अभी बनाती हूँ। पायल किचन में गई और पकौड़े बनाने लगी। पहले तो उसे लगा कि पकौड़े जल्दी से बन जाएंगे, लेकिन उसे अलग अलग प्रकार के पकौड़े बनाने थे, इसलिए उसे बहुत टाइम लग गया। किसी को पनीर के पकौड़े खाने थे, तो किसी को पालक के, तो किसी को बैंगन के। इस वजह से उसे तैयारी करने में ही 1 घंटा लग गया। फिर उसके बाद उसने पकौड़े बनाना शुरू किया। अरे बाप रे, इस पकौड़े वाले परिवार ने तो मुझे परेशान करके रख दिया। खैर कोई बात नहीं, आज पहली रसोई है, इसलिए इन लोगों को पकौड़े खाने होंगे। कल से तो खाना ही बनाना होगा। पकौड़े बनाने से आसान तो खाना बनाना ही है मेरे लिए। पायल ने सबकी पसंद के पकौड़े बनाए और सभी को सर्व कर दिए। सभी को पकौड़ों का स्वाद बहुत अच्छा लगा। क्या बात है पायल, तुझे तो पकौड़े बहुत अच्छे बनाने आते। इतने अच्छे अच्छे पकौड़े हम लोग भी नहीं बना पाते। हाँ पायल, बहुत अच्छे पकौड़े बनाए हैं तुमने। अरे देवर जी, हमने जब एक बार तारीफ कर दी तो तुझे तारीफ करने की क्या जरूरत है? आज तेरी सुहाग रात है ना, वहाँ जितनी मन करे उतनी तारीफ कर लेना अपनी बीवी की। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। पहली रसोई की रस्म खत्म हो गई। आज पायल की पहली सुहाग रात थी और दोनों लोग अपने कमरे में बैठकर एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। आप लोग तो सिर्फ पकौड़े खाकर ही सोने जा रहे हैं, खाना वाना नहीं खाएंगे क्या आप लोग? खाना खाने की क्या जरूरत है पायल, अभी जो हमने खाया वो खाना ही तो था। चलो ये सब छोड़ो, आज हमारी सुहाग रात है, प्यार भरी बातें करते हैं। तभी राहुल ने एक जोरदार डकार मारी। बाप रे, इतनी लंबी डकार! लगता है आपने कुछ ज्यादा ही पकौड़े खा लिए हैं। हाँ पायल, इतने स्वादिष्ट पकौड़े मैं आज तक नहीं खा पाया, इसीलिए ज्यादा खा गया शायद। थोड़ी सी वॉक करके आता हूँ, लगता है पेट में गैस बन गई है। राहुल घर के बाहर वॉक करने चला गया। किसी तरह वो रात बीती और सुबह हो गई। सुबह सुबह पायल सभी के लिए चाय बनाकर लाई। सासू माँ, आपने पायल को बताया नहीं कि सुबह सुबह हम लोग अकेले चाय नहीं पीते, चाय के साथ पकौड़े भी तो चाहिए होते हैं। अरे बहू, वो अभी अभी नई बहू बनकर आई है, धीरे धीरे उसे हमारे घर के नियम और कानून पता चल जाएंगे। बहू, सिर्फ चाय में मजा नहीं आएगा, तेरे हाथ के पकौड़े मिल जाते तो मजा आ जाता। हाँ भाभी, पकौड़े बना दो, अगर आप चाहो तो मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। पायल ने फिर से सभी की पसंद के अलग अलग पकौड़े बनाए। तब जाकर उन्होंने चाय और पकौड़े एक साथ खाए। पायल को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उस घर में आखिर चल क्या रहा है। दोपहर का वक्त था, खाने का टाइम था। तभी पायल अपनी सास के पास आई और उससे बोली, सासू माँ, लंच का टाइम हो गया है, बताइए खाने में आप लोग क्या खाएंगे? बहू, शायद अभी तक तुझे कुछ समझ में नहीं आया। बहू, हम लोग सुबह नाश्ते में भी पकौड़े ही खाते हैं, दोपहर के खाने में भी पकौड़े ही खाते हैं और रात में भी हम लोग पकौड़े ही खाते हैं। पकौड़े के अलावा हमें कुछ खाना पसंद नहीं। लेकिन सासू माँ, हमें कभी कभी खाना भी खाना चाहिए, सिर्फ पकौड़े खाकर तो सबकी तबीयत खराब हो सकती है। बहू, हमने इस घर में तेरी शादी बस इसलिए की है क्योंकि तुझे इतने स्वादिष्ट पकौड़े बनाने आते हैं। इस घर में ना ही तेरी जेठानियों को ढंग के पकौड़े बनाने आते हैं, ना ही तेरी ननद को, और ना ही मुझे इतने स्वादिष्ट पकौड़े बनाने आते हैं। इसलिए चुपचाप सभी की पसंद के पकौड़े बना दे, और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सासू माँ, बना देती हूँ। पायल फिर से किचन में गई और सबकी पसंद के अलग अलग प्रकार के पकौड़े बनाने लगी।
पकौड़े बनाते बनाते उसकी हालत खराब होने लगी। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन सभी के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। सभी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, यहाँ तक कि पायल की भी। राहुल, जल्दी से पापा को फोन कीजिए, वही हमें अस्पताल ले जाएंगे, क्योंकि हम सबकी हालत बहुत खराब है। कौन किसको अस्पताल ले जाएगा भला? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अभी करता हूँ ससुर जी को कॉल। राहुल ने पायल के पिताजी को तुरंत कॉल किया। उसके पिताजी तुरंत आए और सभी को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने सभी का चेकअप किया और उनकी कुछ जांच भी की। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर हैरान हो गया। आप सभी के पेट में सड़न पैदा हो गई है, बहुत ही बड़ा इन्फेक्शन हुआ है सभी के पेट में। इतना ज्यादा ऑयली आप लोग खाते हैं, बस सब इसी का परिणाम है। क्या खाते हैं आप लोग खाने में? डॉक्टर साहब, मेरे ससुराल वाले सुबह से लेकर रात तक सिर्फ पकौड़े ही खाते हैं। नाश्ते में भी पकौड़े, लंच में भी पकौड़े, डिनर में भी पकौड़े। कोई रिश्तेदार आ जाए उसको भी पकौड़े ही खिलाते हैं हम लोग। मैंने कई बार इन लोगों से रिक्वेस्ट की कि कुछ और खाइए वरना तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन ये लोग नहीं माने। देखिए, बहुत बुरी बात है। अब आप लोगों को कुछ पौष्टिक आहार, हरी सब्जियां, ये सब लेने पड़ेंगे, वरना बहुत बुरा हो सकता है आप लोगों के साथ। अगर आपने पकौड़े खाए तो जो मैं दवा देने जा रहा हूँ, ये दवाइयां भी असर नहीं करेंगी, क्योंकि इम्यूनिटी भी बहुत वीक हो चुकी है आप लोगों की। डॉक्टर साहब, हमें नहीं पता था कि पकौड़े खाने से इतना नुकसान हो सकता है हम लोगों को। सिर्फ आप लोगों की ही नहीं, बल्कि आपकी बहुएं प्रेग्नेंट होंगी तो आने वाली संतान भी स्वस्थ पैदा नहीं होंगी, उसे भी शुरू से बीमारियां पकड़े रहेंगी। मैं तो कहूंगा अगले 6 महीने तक आप लोग पकौड़े को हाथ तक मत लगाना। उसके बाद खाने का मन हो तो कभी कभार खा सकते हो। डॉक्टर साहब, हम आपसे वादा करते हैं कि अब हम लोग कभी पकौड़े नहीं खाएंगे। बस किसी तरह इस बार हम सबको ठीक कर दीजिए। हमने अपनी बहू को भी पकौड़े बनवा बनवा कर बहुत परेशान कर डाला। डॉक्टर साहब ने सभी को ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ा दी। 2 दिन सभी को एडमिट रखा। 2 दिन बाद वो लोग अपने घर आ गए और उस दिन के बाद सभी ने मिलजुल कर पौष्टिक खाना बनाना शुरू कर दिया और पकौड़े खाने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए। अंजू और दीपा दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों की शादी एक ही शहर में हुई थी। इस बात से वो दोनों बहुत खुश थी। अंजू जब हनीमून से लौटी तो उसने आते से ही अपनी सहेली दीपा को फोन किया। अंजू, कैसी है तू? लौट आई हनीमून से? हाँ दीपा, बस कल शाम को ही लौटे हैं। थकावट बहुत हो गई थी, इस वजह से सुबह तुझे फोन नहीं कर पाई। अब दिन भर सोकर नींद पूरी हुई तो तुझे फोन मिला है। बस खाना खाने जा रही थी, सोचा पहले तेरे से बात कर लूं। बहुत दिन से तुझसे बात ही नहीं हुई। और क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस सासू माँ ने राजमा चावल बनाए थे, ऊपर से पापा जी मशहूर हलवाई की कचौड़ी आलू ले आए। बस परोसने ही वाली थी कि तभी अनिल भी ऑफिस से आते हुए पिज्जा ले आए। अब पिज्जा सबको दे रही हूँ, उसके बाद खाना खाएंगे। 1 सेकेंड। हाँ राजेश भैया, बोलो। भाभी जी, वो मालकिन ने पानी पूरी और टिक्की मंगवाई थी, वो बोल रही है कि आप भी आकर खा लो। अच्छा ठीक है, मम्मी को बोल दो बस 2 मिनट में आ रही हूँ। और आप वो कल छोले भटूरे जो बनने हैं उसका सामान जाकर ले आओ, पैसे पापा जी से ले लेना। सॉरी अंजू, क्या करूँ, घर के सारे जरूरी काम मुझे ही करने पड़ते हैं। तुम्हारे घर में सबको खाने पीने का बहुत शौक है क्या? हाँ, मेरे घर में खाने का तो पूछो मत। रोजाना 100 तरह के पकवान खिला दो मेरे ससुराल वालों को तो। बहुत चटोरे हैं सब, कुछ न कुछ घर में भी बनता ही रहता है और बाजार से भी आता रहता है। वैसे मेरे तो मजे हैं, खाने पीने वाला ससुराल है। मैं भी चटोरी बन गई हूँ जब से शादी हुई है। मुझे भी अब एक सब्जी रोटी से खाना ही नहीं खाया जाता। और बता, तुम्हारे घर क्या बना आज? वो हमारे घर तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बस एक ही सब्जी के साथ रोटी बन जाती है। ज्यादा बाहर का कोई खाता नहीं है। कभी दाल चावल बन जाते हैं, कभी राजमा चावल, कभी छोले चावल, कभी कढ़ी चावल। मतलब बनता एक ही टाइम एक ही चीज है, पर एक सब्जी के साथ दूसरी बहुत कम बनती है। पापा मम्मी भी इतना कुछ खाते नहीं है बाजार का, और अतुल भी बाजार का इतना नहीं खाते हैं। वही तो, मेरी जैसी किस्मत सबकी नहीं होती है। मैं तो बहुत शाही फैमिली में आई हूँ। चल कोई बात नहीं, सबकी किस्मत एक सी थोड़ी होती है। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, मम्मी जी बुला रही है गोलगप्पे खाने के लिए। बाकी अभी गोलगप्पे खाना शुरू करूंगी तो बहुत सारा सामान है खाने के लिए। 100 तरह के पकवान आए हुए घर में। दीपा की बातें सुनकर अंजू का चेहरा उतर जाता है। वो खाना खाने के लिए बाहर जाती है। अरे अंजू बहू, आओ तुम भी खाना खा लो। अतुल ने और तुम्हारे ससुर जी ने खाना खा लिया है, मैं और तुम एक साथ ही बैठकर खाते हैं। मैंने सोचा तुम अकेले खाओगी, इसलिए मैंने भी नहीं खाया। क्या बनाया मम्मी जी? वो तुम्हारे ससुर जी का थोड़ा पेट ठीक नहीं था, इसलिए मूंग मसूर की दाल और उबले हुए चावल बनाए थे। तुम्हारे लिए साथ में पनीर के पराठे बना दिए हैं। मैंने सोचा पता नहीं तुम मूंग मसूर की दाल और चावल खा भी पाओगी या नहीं, इसलिए मैंने पनीर के पराठे बना दिए थे। और कुछ नहीं है खाने के लिए साथ में? अब और तो कुछ नहीं बनाया बहू, कुछ और खाने का मन था, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं खा लूंगी, आप टेंशन मत लो। अंजू की सास बहुत अच्छी थी,
नई नई शादी हुई थी, इसलिए वो अंजू को कोई भी घर का काम नहीं करने देती थी, सब कुछ खुद ही बनाती थी। पर अंजू को तो जिस दिन से ये बात पता चली थी कि दीपा के घर में 100 तरह के पकवान बनते हैं, तो उसी दिन से उसे अपने घर के खाने से बोरियत होने लगी थी। अंजू की शादी को कुछ टाइम ही बीता था कि एक दिन दीपा का फोन आता है। अंजू, तुझे एक खुशखबरी देनी है। क्या बात है, मैं मौजी बनने वाली हूँ क्या? अरे नहीं यार, उन सब में तो अभी टाइम है, उन सब के बारे में तो मैंने अभी सोचा ही नहीं है। ये खुशखबरी दूसरी है, चल मैं ही तुझे बता देती हूँ। वो तुम्हारे घर के पास जो नए फ्लैट बने, उनमें से 2 फ्लैट हमने खरीद लिए। अब मैं तेरे घर के पास शिफ्ट हो रही हूँ। अब हम दोनों सहेलियां बिल्कुल बराबर में रहेंगी, पड़ोसी बनकर। क्या सच? तू मेरे घर के बिल्कुल पड़ोस में रहने आ रही है? ये तो बहुत खुशी की बात है। कब शिफ्ट कर रहे हो फिर? अगले हफ्ते ही शिफ्ट हो रहे हैं, बहुत सारा काम है, चल मिलते हैं फिर। अब दीपा अंजू के बिल्कुल बराबर में रहने आ गई थी। इस वजह से दोनों सहेलियों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। दीपा ने अंजू की सास को भी अपने घर बुलाया। अंजू अपनी सास के साथ दीपा के घर पहुंचती है। दीपा एक के बाद एक करके ढेर सारा खाने पीने का सामान उनके आगे रखवाती है। लीजिए ना बहन जी, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। अंजू, अपनी सास को दो ना कुछ खाने के लिए, तुम्हारा अपना ही घर है। बस और नहीं, पहले ही एक समोसा खा लिया है, बस मैं इतना खाती नहीं हूँ, ये तो आज खा लिया, वरना हमारे घर तो तला हुआ बिल्कुल भी नहीं आता है। घर पर भी बहुत कम तला हुआ खाते हैं। हमारे घर तो खाने पीने का सबको बहुत शौक है, रोज कुछ न कुछ घर पर भी बनता रहता है और बाजार से भी आता रहता है। दीपा के ससुर जी को भी बहुत शौक है, जब भी दुकान से घर आते कुछ न कुछ लाते ही रहते। ऐसी मेरे बेटे अनिल की आदत है, वो भी मीठा बहुत पसंद करता है। जलेबी, रबड़ी, रसगुल्ले, जितनी मर्जी उसे मीठा खिला लो, बहुत शौक से खाता है। ऐसे ही हमारी आदत बन गई है। सच में यहाँ आकर तो मैं भी बिल्कुल इनके जैसी बन गई हूँ। मुझे खुद तरह तरह का खाना खाने का शौक है। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, हर तरह की डिशेस हमारे घर पर बनती रहती है या फिर बाजार से आ जाती है। अपनी सहेली दीपा और उसकी सास की बातें सुनकर अंजू थोड़ा झेंप गई और घर जाकर उसने बहुत कलेश किया। क्या बात है, इसमें इतना बरसने की क्या जरूरत है? तुम्हारा मन होता है तो तुम मंगा लिया करो, बना लिया करो। तुम्हारे हाथ किसी ने बांधे थोड़ी हैं। तुम 100 क्या 1000 तरह के पकवान बनाओ और खाओ। तुमने तो बस दीपा की ससुराल देख ली, जहां 100 तरीके के पकवान बनते हैं। तुम उसी की रटी लगा रही हो, पीछे ही पड़ गई हो तुम तो। अतुल बेटा, ऊंची आवाज में बात मत करो बहू से। अंजू, तुम्हारा जैसा मन है तुम वैसा करो, ये तुम्हारा घर है। जो बनाना है, जो मंगवाना है, वो अपनी इच्छा से किया करो, तुम्हें कोई नहीं टोकेगा। अगले दिन से अंजू ने अपनी मर्जी करनी शुरू कर दी। अब वो रोजाना ही घर पर भी एक नहीं 2 सब्जी एक टाइम में बनाने लगी, यानी कि पूरे दिन में 7-8 तरीके का खाना बन जाता था। बाकी वो बाजार का भी बहुत खाने लगी। पूरी तरह से वो दीपा के रंग में रंग गई थी। एक दिन दीपा अपनी सास के साथ अंजू के घर आई। अंजू ने दीपा की नकल करते हुए उसके सामने तरह तरह के ढेर सारे पकवान रख दिए, पर दीपा और उसकी सास ने कुछ भी खाने से मना कर दिया। अंजू, इतना सब कुछ मत रखो, हम कुछ नहीं खाएंगे। क्यों? मैं और मम्मी जी जब तुम्हारे घर जाते तो तुम कितने ढेरों सामान रख देती हो हमारे आगे और जबरदस्ती खिलाती हो। खाइए ना बहन जी, क्या हुआ? वो आंटी जी हमारे घर में सब बाहर के और घर के तले हुए और मिर्च मसाले वाले खाने का परहेज कर रहे हैं और डॉक्टर ने हमें बाहर का खाना बिल्कुल मना किया हुआ है। हम लोग घर का ही हल्के मिर्च मसाले का खाना खा रहे हैं। अनिल को भी थोड़ी शुगर बताई है, इसलिए उन्होंने भी मीठा बिल्कुल बंद कर दिया है। मैं तो कहती हूँ मीठा और तला हुआ ज्यादा खाना ही नहीं चाहिए। 100 बीमारियां लग जाती हैं 100 पकवान खाने के चक्कर में। हमारी जीभ का क्या है, वो तो स्वाद ढूंढती है, पर अपनी जीभ पर हम खुद ही लगाम लगा सकते हैं। मुझे लगता है अंजू, तुम्हारे घर का हिसाब बिल्कुल सही है। सादा खाना खाते हो, बहुत अच्छी बात है। तरह तरह की बीमारियों से दूर रहते हो। आंटी जी, हमने तो सोच लिया है, हम तो बिल्कुल आप ही की तरह खाना खाएंगे ताकि हम भी बीमारियों से दूर रहें। दीपा और उसकी सास की बातें सुनकर अंजू का मुंह बिल्कुल देखने वाला था। वो अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा हो रही थी और मन ही मन उसे अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा था कि उसने अपनी सहेली की नकल क्यों की। आज उसकी सहेली दीपा और उसके ससुराल वाले तो सही रास्ते पर आ गए, पर अंजू ने अपने घर में सारा सिस्टम खराब कर लिया था। उस दिन से अंजू ने भी अपनी सास और परिवार वालों को प्रॉमिस किया कि वो जैसे पहले खाना खाते आए हैं वैसे ही खाएंगे। किसी की देखा देखी अपना रहन सहन बदलकर अपना स्वास्थ्य खराब कभी नहीं करेंगे।